नमस्कार सभी को। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री का जो यूनिट है सॉल्यूशंस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशंस के बारे में तो हम क्लास 9 से ही जानते हैं कि सॉल्यूशन होते क्या हैं। सॉल्यूशंस आर मिक्सचर, ठीक है, और मिक्सचर कभी भी प्योर नहीं होते। तो सॉल्यूशंस जो है वो मिक्सचर होते हैं। मिक्सचर क्या है? जब दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट को हम किसी भी प्रोपोर्शन में मिला दें तो सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड एज सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन होते क्या है कि जब हमने सपोज दैट यहां वाटर ले लिया और वाटर में हमने मिक्स कर दिया सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट, नमक। तो उसके बाद जो हमें मिक्सचर मिला दैट मिक्सचर इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन। इट इज सॉल्यूशन। What is solution? So solutions are the homogeneous mixture of two or more than two components in which such components are mixed in any proportion. जब दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट को हम किसी भी प्रोपोर्शन में मिला दें तो जो मिक्सचर मिलता है उस मिक्सचर को कहते हैं हम सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के कंपोनेंट क्या होते हैं? कंपोनेंट की बात करें तो कंपोनेंट सॉल्यूशन के दो होते हैं। वन कंपोनेंट इज सॉल्यूट and other component is solvent. So solution is made up of two components, solute and solvent. What is solute and what is solvent? In this above solution we add sodium chloride in water. तो क्या हमने मिलाया है? सोडियम क्लोराइड को वाटर में मिलाया तो सोडियम क्लोराइड हो गया सॉल्यूट और वाटर हो गया सॉल्वेंट। सब सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एज एक्वस सॉल्यूशन। जो कंपोनेंट स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है दैट कंपोनेंट इज सॉल्यूट एंड द कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन एक्सेस इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट। जो कंपोनेंट कम होता है वो सॉल्यूट होता है और जो कंपोनेंट ज्यादा होता है उसको कहते हैं हम सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट मींस द कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, सॉल्वेंट द कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन एक्सेस। लाइक इन एक्वस सॉल्यूशन वाटर इज सॉल्वेंट एंड अदर कंपोनेंट मींस सोडियम क्लोराइड है या कोई भी चीज आप मिला दो दैट कंपोनेंट इज कॉल्ड एज सॉल्यूट। अब हम बात करते हैं, सॉल्यूशन तो बना लिया, अब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के बारे में। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो कंसंट्रेशन में यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसको हमने क्लास 11th में भी काफी कुछ पढ़ा है यूनिट्स के बारे में। तो जैसे सबसे पहली यूनिट है परसेंटेज। परसेंटेज यूनिट, परसेंटेज भी तीन तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है, W/W, W/V एंड V/V। W मीन्स मास/मास, मास/ वॉल्यूम एंड वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये मास/मास परसेंटेज है, मास/वॉल्यूम परसेंटेज है और वॉल्यूम परसेंटेज है। जैसे हम फर्स्ट कैटेगरी की बात करें, मास परसेंटेज W/W, तो इट इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन mass of solution into 100. तो mass percentage weight by weight is mass of solute upon mass of solution into 100. तो mass component हम solvent का भी ले सकते हैं, तो यहां भी क्या आएगा, mass percentage of solvent is equal to mass of solvent upon mass of solution into 100. तो mass percentage आप किसी भी component का ले सकते हो। ऐसे ही mass वॉल्यूम परसेंटेज, तो इसमें मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, तो मास परसेंटेज क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज मास परसेंटेज ऑफ दैट सॉल्यूशन, मास परसेंटेज ऑफ दैट कंपोनेंट। तो इसको तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और तीसरा रिप्रेजेंटेशन है वॉल्यूम ऑब्लिक वॉल्यूम परसेंटेज। इट इज
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये 3 फॉर्मूले हैं। ये तो क्लास 9 में पढ़ रखा है हम लोगों ने कि परसेंटेज के बारे में, कि वॉल्यूम ऑब्लिक वेट ऑब्लिक वेट ऑब्लिक वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑब्लिक वॉल्यूम परसेंटेज। सेकंड है परसेंटेज के बाद स्ट्रेंथ। द सेकंड यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन इज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ की जो यूनिट होती है वो होती है ग्राम पर लीटर। ठीक, इसी यूनिट से हम इसकी डेफिनेशन को ड्राइव कर सकते हैं। ग्राम होते हैं सॉल्यूट के और लीटर होता है सॉल्यूशन का। तो स्ट्रेंथ का अगर फॉर्मूला बनाया जाए तो ये बनेगा आपका मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर सॉल्यूशन लीटर में ना दिया हो तो लीटर में हम उसे कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम जो भी वॉल्यूम ml में गिवन होगा उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। जैसे इसी फॉर्मूले को और एलाबोरेट करें तो W अपॉन V if it is in ml then it is multiplied by 1000। ठीक है, तो mass of solute present in per liter of solution is called as strength of that solution। the unit of strength is gram per liter। strength क्या होती है कि mass of solute present in per liter of solution is called as strength of that solution and the unit of strength is gram per liter। ठीक है, अब तीसरी यूनिट की तरफ चलते हैं। तीसरी यूनिट होती है मोलैरिटी। तो थर्ड यूनिट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी ये भी क्लास 11th में भी पढ़ रखा हमने, फर्स्ट चैप्टर में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी द थर्ड यूनिट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल्स पर लीटर। अब इसी यूनिट से हम डेफिनेशन बना लेंगे। मोल्स होते हैं सॉल्यूट के और लीटर होता है सॉल्यूशन का। ठीक है, लीटर मींस सॉल्यूशन। अब इसी से हम डेफिनेशन बना लें कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज molarity of that solution। So what is molarity? Molarity is number of moles of solute upon volume of solution in liter। It means number of moles of solute present in per liter of solution is called as मोलैरिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। अब इसको और एलाबोरेट करें हम। देखिए, अगर हम बात करें सॉल्वेंट की तो सॉल्वेंट को हमने रिप्रेजेंट किया है बेटा यहां पर ए से, और सॉल्यूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से। कहीं ए है जैसे WA है, MA है, तो दैट इज स्टैंड फॉर सॉल्वेंट, ए इज स्टैंड फॉर सॉल्वेंट एंड बी इज स्टैंड फॉर सॉल्यूट। इट मींस नंबर ऑफ मोल्स, आप जानते हैं क्लास 11th में आपने पढ़ा है मोल कॉन्सेप्ट में, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। मास इज रिप्रेजेंटेड बाय W, मोलर मास इज रिप्रेजेंटेड बाय M। लेकिन यहां पर हमने किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, और सॉल्यूट को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है, V से। तो ये हो जाएगा आपका WB अपॉन MB। तो एट द प्लेस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स वी कैन राइट WB अपॉन MB। नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम WB अपॉन MB
लिख सकते हैं। तो अब मोलरिटी का जो फॉर्मूला हो जाएगा m इक्वल टू WB अपॉन MB and if volume is given in ml then it is multiplied by 1000. So it is the formula of molarity which is used in the calculation of numerical problems. देखिए बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे कैलकुलेट करेंगे? गिवन मास, जो भी मास गिवन होगा ग्राम में, डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो ये आपके यहां आ जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, लेकिन हमने यहां पर लिया है एमएल में। एमएल को लीटर में डिवाइड कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? 1000 से डिवाइड करते हैं तो वो 1000 आ जाएगा न्यूमरेटर में। ठीक, तो ये फॉर्मूला हो गया मोलरिटी का, WB अपॉन MB 1000 अपॉन V इन ml। मोलरिटी अब मोलरिटी के भी कई पार्ट्स हैं, कई मतलब कैलकुलेशंस हैं कि जैसे हमने दो सोल्यूशन ले लिए। डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं। डाइल्यूशन क्या होता है? जब हम किसी भी सोल्यूशन में वाटर ऐड कर दें। जैसे पहले हमारे पास एक सोल्यूशन था HCl का, जिसमें आपका 100 ml वाटर था और 10 ml HCl था। ठीक है, फर्दर आपने क्या किया? इसमें 500 ml वाटर ऐड कर दिया। अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ गया, तो इट इज 600 ml। 600 ml क्यों हुआ? क्यों 100 ml वाटर पहले से था, 500 आपने बाद में मिला दिया, तो 100 प्लस 5 600 ml, ये हो गया आपका वाटर H2O। और HCl इसमें वही प्रेजेंट है, क्यों HCl आपने ऐड नहीं किया है, HCl आपका 10 ml ही प्रेजेंट है। तो देखा जाए यहां पर तो क्या होगा? आपने सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया। दिस इज कॉल्ड एज डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब होता है उसमें आप सॉल्वेंट एक्सेस कर दे। सॉल्वेंट जब मिला दे ज्यादा तो सॉल्यूशन हो जाएगा आपका डाइल्यूट। अब क्या इन दोनों सॉल्यूशंस की मोलरिटी सेम रहेगी? ठीक, मोलरिटी सेम नहीं रहेगी, क्योंकि मोलरिटी का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू WB अपॉन MB into volume in ml multiplied by 1000. It means molarity inversely proportional to volume. मोलरिटी और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है। अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे सोल्यूट को कांस्टेंट रख के, सोल्यूट को कांस्टेंट रख के अगर हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो मोलरिटी कम हो जाएगी। ठीक है, और वॉल्यूम कम करेंगे सोल्यूट को कांस्टेंट रख के तो मोलरिटी बढ़ जाएगी। अब यहां पर मोलरिटी में क्या चेंज आएगा वो कैलकुलेट कैसे करें? उसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है M1V1 इक्वल टू M2V2। M1V1 it is before dilution and M2V2 it is after dilution। डाइल्यूशन से पहले और डाइल्यूशन के बाद। देखिए आपने यहां पर क्या चेंज किया है? वॉल्यूम चेंज किया है, तभी तो डाइल्यूशन हुआ। तो M1 और M2 तो बराबर ही होंगे, सेम होंगे। नहीं, M1 और M2 डिफरेंट हो जाएंगे। यहां पर M1 क्या होगा? जो भी गिवन मोलरिटी होगी, V1 गिवन वॉल्यूम, M2 आपको जब डाइल्यूशन के बाद फाइंड करना है, और B2 ये होगा आपका गिवन वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन। डाइल्यूशन के बाद जो भी वॉल्यूम हो वो आ जाएगा आपका V2। ठीक, तो इस तरीके से मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें क्या है? M1V1 आपकी इनिशियल वैल्यू है, M2V2 फाइनल वैल्यू है। B2 तो आपको पता है कि आपने कितने ml वाटर मिलाया तभी तो आपने डाइल्यूट किया। M2 आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहां पर जब आप डाइल्यूट करोगे कोई किसी भी सोल्यूशन को तो उसकी भी मोलरिटी चेंज हो जाएगी, और चेंज हुई भी मोलरिटी है वो कैलकुलेट करते हैं M1V1 इक्वल टू M2V2 से। M1V1 मोलरिटी एंड वॉल्यूम जो है वो डाइल्यूशन से पहले का है, और M2V2 जो वॉल्यूम और मोलरिटी है वो डाइल्यूशन के बाद का है। तो ये वाली यूनिट आपको गिवन होंगी सारी, ये इसमें वॉल्यूम गिवन होगा, मोलरिटी आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोलरिटी और डाइल्यूशन, ये इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा।
मोलरिटी और डाइल्यूशन के बाद दूसरा आता है मोलरिटी का ही अगला टॉपिक, मोलरिटी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। मोलरिटी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। भाई न्यूट्रलाइजेशन की बात करें न्यूट्रलाइजेशन कब होता है? व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। लाइक क्लास 11 में हमने टाइट्रेशन किया है ऑक्सैलिक एसिड और NaOH का। ऑक्सैलिक एसिड होता है COH प्लस 2 NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट गेव COONA plus 2H2O. It is sodium oxalate, sodium hydroxide, oxalic acid. ये आपका ऑक्सैलिक एसिड और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये बन गया आपका सोडियम ऑक्सलेट एंड वाटर। तो यहां पर जो आपका मोलरिटी कैलकुलेट करनी है, आपको याद कीजिए आपने टाइट्रेशन के टाइम पर ब्यूरेट यूज की थी, पिपेट यूज की थी, फिनोप्थलीन इंडिकेटर यूज किया था। ठीक, ये सारी चीजें जो है वो इसमें आपने कैलकुलेट किया था स्ट्रेंथ एंड मोलरिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन। तो वो किस फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा उसकी बात कर रहे हैं यहां पर कि इसका जो फॉर्मूला है वो ये है M1V1 अपॉन N1 इक्वल टू M2V2 अपॉन N2। M1V1 अपॉन N1 इक्वल टू M2V2 अपॉन N2। ये है, अगर आप पहले को हम एज्यूम कर लें एसिड तो दूसरा हो जाएगा बेस। M1 मोलरिटी ऑफ एसिड, V1 वॉल्यूम ऑफ एसिड, N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड इन द बैलेंस इक्वेशन। अब यहां देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड इन द बैलेंस इक्वेशन क्या है? 1 है, तो N1 यहां क्या हो जाएगा? 1। जो प्रॉब्लम आती है वो N1 N2 में आती है, बाकी तो बच्चे M1 V1 इक्वल टू M2 V2 करके कैलकुलेट कर ही लेते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम आती है हमें वो आती है N1 और N2 में। N1 और N2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड एंड बेस इन द बैलेंस इक्वेशन। अब यहां देखिए ऑक्सैलिक एसिड का नंबर ऑफ मोल्स तो 1 ही है। अब यहां पर NaOH के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2। ठीक है, M1 मोलरिटी एसिड की गिवन होगी, वॉल्यूम एसिड का गिवन होगा, M2 आपको चाहे तो फाइंड करना होगा या गिवन होगा, V2 जो भी है, ये M2 आपका मोलरिटी हो गई बेस की और V2 वॉल्यूम ऑफ बेस, N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस। तो इस फॉर्मूले से आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मोलरिटी पहले हमने क्या कैलकुलेट की थी? डाइल्यूशन की। डाइल्यूशन के बाद है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की। अब तीसरी बात करते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन की ना होके एक ही सॉल्यूशन की अगर मोलरिटी हमें कैलकुलेट करनी हो, जैसे हमें HCl का ही कई सॉल्यूशन दे दिया जाए। हम मिक्सचर की बात कर रहे हैं, मिक्सचर ऑफ सेम सब्सटेंस। जब सेम सब्सटेंस के डिफरेंट मिक्सचर हो तो उनकी मोलरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे हमें यहां पर एक सैंपल मिला A सैंपल, फिर दूसरा हमने लिया B एंड थर्ड सैंपल C। ये तीनों ही HCl है, ये भी HCl है, ये भी HCl है और ये भी HCl है। इसकी मोलरिटी M1 वॉल्यूम V1, इसकी मोलरिटी M2 वॉल्यूम B2, इसकी मोलरिटी M3 और वॉल्यूम B3। ठीक, इन तीनों सॉल्यूशन को हमने मिक्स कर दिया, मिक्स करके हमने नया सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, अब उसकी मोलरिटी क्या होगी ये कैसे कैलकुलेट करें हम? ठीक है, जब हम एक ही सब्सटेंस के 3 या 3 से ज्यादा या 2 या 2 से ज्यादा मिक्सचर को मिक्स कर दें तो जो मिक्स किया हुआ सॉल्यूशन होता है उसकी मोलरिटी हम कैसे कैलकुलेट करें, उस फॉर्मूले के बारे में डिस्कस कर लें।
तो मोलरिटी ऑन डाइल्यूशन तो आपने कैलकुलेट कर लिया, न्यूट्रलाइजेशन भी कैलकुलेट कर लिया। अब हम बात करते हैं मिक्सचर डिफरेंट सब्सटेंस की जो आपस में मिक्स कर दिए जाए। मिक्सचर जो है वो सेम सब्सटेंस के आपस में मिक्स करके एक नया सोल्यूशन बना ले, उसकी मोलरिटी हम कैसे कैलकुलेट करें उसकी बात करते हैं। तो यहां पर मोलरिटी ऑफ MiX का मतलब है मिक्सचर इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 डिवाइडेड बाय B1 प्लस B2 प्लस B3। इससे आप मोलरिटी ऑन मिक्सिंग डिफरेंट सैंपल्स ऑफ सेम सब्सटेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 डिवाइडेड बाय B1 प्लस B2 प्लस B3। इससे आप मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मोलरिटी की बात हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई मोलरिटी की, कि मोलरिटी किस चीज पर डिपेंड करती है। ये बोर्ड में 12th में कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि आउट ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी विच इज बेटर यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। मोलैरिटी और मोलैलिटी में दोनों में से अच्छी यूनिट कौन सी होती है और क्यों होती है। जैसे मोलैरिटी की बात करें तो मोलैलिटी होती है हमारी M इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml, then it is multiplied by 1000। अब यहां पर हमने क्या यूज किया है, वॉल्यूम यूज कर रहे हैं हम, और वॉल्यूम का टेम्परेचर पर इफेक्ट होता है। जैसे आपने क्या किया यहां पर, एक बॉटल में बिल्कुल ब्रिम तक वाटर ले लिया, ठीक है, टैप बंद नहीं करनी, टैप खुली रहने देनी है इसको, और इसको आपने फ्रीज होने रख दिया, ठीक है, इसको आपने फ्रीज कर दिया फ्रीजिंग पॉइंट पर। तो फ्रीजिंग पॉइंट पर जब ये आइस बनेगा तो आपने देखा होगा जनरली जो यहां पर बर्फ है वो थोड़ी सी इससे ऊपर आ जाएगी। जो आइस है वो इस बॉटल से थोड़ी सी ऊपर, इसके जो जहां तक आपने वाटर लिया था वो आइस थोड़ी सी ऊपर तक आ जाती है। ऐसा क्यों होता है कि आइस की डेंसिटी कम होती है, लिक्विड वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है। ये क्लास 11th आपको हाइड्रोजन में भी पढ़ाया गया था, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर इन सॉलिड स्टेट, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट, ये आपको पढ़ाया गया था, उसी से रिलेटेड है ये। देखिए बेटा, जब H2O आपका लिक्विड स्टेट से आइस यानी सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है तो उसके कन्वर्जन के टाइम पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं तो ये बहुत सारे वैकेंट स्पेस, या इन्हें कह सकते हैं आप केस, ये बन जाती हैं। ठीक, इन वैकेंट स्पेस की वजह से वाटर मॉलिक्यूल एक्सपेंड कर जाता है। जब वाटर मॉलिक्यूल एक्सपेंड करेगा, ठीक, एक्सपेंड करेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर आपने क्या किया, 0 डिग्री से कम किया, वाटर सॉलिडिफाई हो गया, आइस में कन्वर्ट हो गया। आइस में जब कन्वर्ट होता है तो लिक्विड वाटर की डेंसिटी जो है वो सॉलिड वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, यानी सॉलिड वाटर आइस की डेंसिटी लिक्विड वाटर से कम होती है। और यही रीजन है, देखो स्टेट्स ऑफ मैटर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई आइस क्यूब्स फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। आइस क्यूब जो होती हैं वो वाटर की सरफेस पर फ्लोट, तैरती रहती हैं, बहुत सेटल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि आइस की डेंसिटी लिक्विड वाटर से कम होती है। कम क्यों होती है? जब वाटर सॉलिडिफाई होता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बहुत सारे वैकेंट स्पेस बन जाते हैं। उन वैकेंट स्पेस बनने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल थोड़े थोड़े एक्सपेंड हो जाते हैं। जब एक्सपेंड होंगे, ठीक, तो वॉल्यूम ज्यादा ऑक्युपाई करेंगे, वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे तो मोलरिटी चेंज हो जाएगी। तो मोलरिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट होती है कंसंट्रेशन की। इसी वजह से अगर कंपेयर किया जाए अदर यूनिट से तो ये बेटर यूनिट नहीं है। जैसे मोलैलिटी से कंपेयर करें तो मोलैलिटी बेटर यूनिट है, मोलैलिटी नहीं। मोलैलिटी अभी डिस्कस करेंगे। तो मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज द टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन is a temperature dependent unit of concentration
because by changing temperature volume of solvent may also changes which will change the molarity of solution. ठीक है, क्लियर रखना है इस बात को, ढंग से याद भी रखना है कि मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर चेंज करने से चेंज हो सकती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से सॉल्वेंट का वॉल्यूम चेंज हो सकता है, क्योंकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट चेंज हो जाते हैं। अब नेक्स्ट यूनिट की बात करें, नेक्स्ट यूनिट है मोलैलिटी। मोलैलिटी, मोलैलिटी जो है उसकी यूनिट होती है मोल्स पर केजी। द यूनिट ऑफ मोलैलिटी इज मोल्स पर केजी। मोल्स किसके? मोल्स सॉल्यूट के, और केजी किलोग्राम सॉल्वेंट के। इसी से हम डेफिनेशन राइट कर लेंगे। कैसे कैसे राइट करेंगे डेफिनेशन? कि नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंटिंग पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज मोलैलिटी। और मोलैलिटी जो होती है, इसको दोबारा एलोबरेट करें। नंबर ऑफ मोल्स आपको पता ही था इससे पहले, मोलैलिटी में WB अपॉन MB, मास ऑफ सॉल्वेंट WA। आपको पहले भी बताया था कि B हम एज्यूम करते हैं सॉल्वेंट के, सॉल्यूट के लिए, और A एज्यूम करते हैं सॉल्वेंट के लिए। A is stand for solvent and B is stand for solute. If it is given in gram, जनरली ग्राम में ही दिया जाता है ये, then it is converted into kilogram. So the in numerator we have multiplied the numerator unit by 1000. तो molality is equal to WB upon MB into WA multiplied by 1000. अब एक चीज याद रखनी है यहां पर कि मोलैलिटी किस पे, मोलैलिटी में हमने क्या लिया? सॉल्वेंट का मास। अब जैसे टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम जो है वो बढ़ता है और कम भी होता है, लेकिन मास पर कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि मॉलिक्यूल तो उतने ही रहते हैं। अब मॉलिक्यूल पास आए, मॉलिक्यूल दूर गए, केवल उनके बीच का स्पेस या तो बढ़ जाता है या कम होता है, लेकिन उनका मास चेंज नहीं होता। इसी वजह से मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर चेंज करने से चेंज नहीं होती। मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। मोलैलिटी टेम्परेचर पर चेंज नहीं होती, इसी वजह से मोलैलिटी को हम बेटर यूनिट की तरह कंसीडर करते हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ मोलैरिटी। तो मोलैलिटी है अच्छी यूनिट एज कंपेयर टू दैट ऑफ मोलैरिटी, क्योंकि मोलैलिटी टेम्परेचर चेंज करने से चेंज नहीं होती। क्यों चेंज नहीं होती? क्योंकि मास पर डिपेंड करती है, और मास पार्टिकल का नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, उनके अरेंजमेंट पे डिपेंड नहीं करता। अगर पार्टिकल पास आएंगे तो वॉल्यूम कम या बढ़ सकता है, पास आएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, दूर जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन उससे मास पर कोई चेंज नहीं आएगा, मॉलिक्यूल तो उतना ही है। इसी वजह से मोलैलिटी टेम्परेचर चेंज करने से चेंज नहीं होती, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से केवल मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट चेंज होता है, मास चेंज नहीं होता। इसी वजह से मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट है कंसंट्रेशन की। तो अब ये क्वेश्चन जैसे आता है कि आउट ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी विच इज बेटर यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, तो कौन सी यूनिट बेटर है? मोलैलिटी, क्योंकि टेम्परेचर पर चेंज नहीं होती, टेम्परेचर चेंज करने से चेंज नहीं होती। तो मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज अ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, दैट्स व्हाई इट इज बेटर यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन दैन मोलैरिटी, सिंस मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये मोलैलिटी के बारे में हो गया। अब मोलैलिटी के बाद हम नेक्स्ट यूनिट की बात करें। द नेक्स्ट यूनिट इज मोल फ्रैक्शन। द नेक्स्ट यूनिट इज मोल फ्रैक्शन। देखिए बेटा, मोल तो आप जानते हैं, फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट। मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। एक्स होता है
मोल फ्रैक्शन एंड नंबर ऑफ मोल्स, A for solvent and B for solute। ठीक है, अब हम बात करें XA, A किसके लिए? सॉल्वेंट के लिए। तो XA इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb, XB इज इक्वल टू Nb Na प्लस Nb। ठीक है, तो ये क्या है? रेशियो है। ठीक है, ये है रेशियो। किसका रेशियो? एक के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट to the total number of moles present in the solution। mole fraction क्या है? ratio of number of moles of one component to the total number of moles present in the solution। अब देखिए, जितने भी फ्रैक्शन होते हैं उन सबका सम क्या होता है? 1। सम ऑफ ऑल द फ्रैक्शंस इज इक्वल टू 1। तो XA प्लस XB इट इज इक्वल टू 1। XA is equal to 1 minus XB and XB is equal to 1 minus XA। ठीक है, तो इससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। जैसे हमने XA कैलकुलेट कर लिया तो हमें XB कैलकुलेट करने की डायरेक्ट जरूरत नहीं है। जो भी XA आपने कैलकुलेट किया है उसको 1 में से माइनस कर दीजिए, XB कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी। तो मोल फ्रैक्शन अब देखा जाए तो ये मोल है, ये भी मोल है, मोल डिवाइडेड बाय मोल कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। मोल फ्रैक्शन इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इसकी कोई डायमेंशन नहीं है क्योंकि ये रेशियो है, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। तो मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं है। और दूसरा, यहां नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स पास आए या दूर जाए तो उनके नंबर पर कोई चेंज नहीं आता। इसी वजह से मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर चेंज करने से चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन इज ऑल्सो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। नाउ द नेक्स्ट यूनिट इज पार्ट्स पर मिलियन, ppm। ppm पार्ट्स पर मिलियन। ppm पार्ट्स पर मिलियन। देखो बेटा, ये वाली जो यूनिट है ppm, ये यूज की जाती है बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, जिसमें सॉल्यूट बहुत कम हो और सॉल्वेंट बहुत ज्यादा हो। तो ppm जो हम कैलकुलेट करते हैं पार्ट्स पर मिलियन, वो होता है आपका नंबर ऑफ moles of number of ppm is equal to mass of solute upon mass of solution into 10 power 6। ppm क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर मिलियन ग्राम ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर मिलियन ग्राम ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज पार्ट्स पर मिलियन ऑफ दैट सोल्यूशन। ये एक्सप्रेस किया जाता है तब जब सोल्यूट बहुत कम अमाउंट में हो। ppm तब यूज करेंगे हम जब सोल्यूट बहुत कम हो। ठीक है, और इसी के साथ लगभग ये आपकी यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन पूरी हो गई। आप इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करें। तो पहला है परसेंटेज। इसमें आपका आता है W/W, W/V और V/V। परसेंटेज के बाद दूसरा है आपका स्ट्रेंथ। ये आता है आपका
मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अगर लीटर में नहीं दिया है तो इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट आती है आपकी मोलैरिटी। मोलैरिटी इज इक्वल टू WB अपॉन MB वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाइड बाय 1000। मोलैरिटी के बाद है मोलैलिटी। स्मॉल m इक्वल टू WB अपॉन MB WA इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1000। उसके बाद मोल फ्रैक्शन X इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb और सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। एंड लास्ट यूनिट इज ppm। तो ppm इज इक्वल टू होता है आपका मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। तो ppm तब यूज किया जाता है जब सोल्यूट बहुत कम अमाउंट में हो। ठीक है, ये 10⁶ है। और यहां पर xb भी लिख सकते हो, nb अपॉन Na प्लस Nb। तो ये आपकी यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन हो गई, नोट कर सकते हैं आप। और आज का लेक्चर यही है कि आपको यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन अच्छे से याद भी करनी है। इन पर डेफिनेशन भी बोर्ड में पूछी जाती है। ज्यादातर मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। ये है आपका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन तो मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी के ऊपर बोर्ड में डेफिनेशन भी आ जाती है एक नंबर में। और जो मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी है वो आगे आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी यूज होती हैं। तो ये आपकी यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन है मेन। इसमें नॉर्मेलिटी भी है, लेकिन नॉर्मेलिटी क्लास 12 सिलेबस में सीबीएसई में नहीं है, वो स्टेट बोर्ड्स में है, तो इसलिए उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो इतना आज का है हमारा कंटेंट, यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो ये हमारी डिफरेंट टाइप्स की यूनिट्स हैं कंसंट्रेशन की। इसको अच्छे से आपको पढ़ना है, नोट डाउन कर लें। ठीक है, थैंक यू।